मित्रों नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग इलाहाबाद में हैं और कहकशां फाउंडेशन के संस्थापक व्यवसाय परामर्शदाता आनंद कक्कड़ जी के घर में हैं, रानी मंडी में हैं। वही रानी मंडी जहां के कितने सारे किस्से हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, ममता कालिया जी की ओर से, रविंद्र कालिया जी की ओर से। मित्रों, अच्छा लग रहा है आज एक बेहद गर्मजोशी के साथ हम लोगों की भेंट हुई और रानी मंडी जो एक बड़ा चर्चित मोहल्ला और गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल देता हुआ मोहल्ला, और वहाँ कालिया दंपति ने कितने सारे काम किए, तो इस मोहल्ले में आकर और आनंद कक्कड़ जी के इस घर में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और कल जब मैं गोरखपुर से चल रहा था, उससे 2 दिन पहले ही यह योजना बनी थी कि आनंद जी को हम लोग ममता कालिया जी पर चल रहे इस एकाग्र में सुने। आनंद जी के पास ऐसे कितने किस्से हैं, ऐसे कितने संस्मरण हैं जो आज हम लोग उनसे जानेंगे। मित्रों, कथा का क्षेत्र हो, संस्मरण हो, कविता हो, नाटक हो, अनुवाद हो, ममता कालिया जी की कलम जब चलती है तो फिर उसका कोई जोड़ नहीं होता है। तो आज उस रचनाकार व्यक्तित्व पर चर्चा होगी। और देखिए क्या संयोग है कि आज रविंद्र कालिया जी का जन्मदिन है। तो इस अवसर पर वे कई रूपों में हमारे बीच सहज ही उपस्थित होंगे। उनकी स्मृति को नमन करते हुए हम लोग आज की इस तीसरी कड़ी को आरंभ करते हैं। और जिस तरह की अंतरंगता आनंद कक्कड़ जी की कालिया परिवार से रही, उस साहित्यिक यूनिट से रही, वह बेहद खास है। उनको हम अधिक से अधिक सुनेंगे। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा, जब रविंद्र कालिया जी की चर्चा चली है, तो एक छोटा सा हिस्सा ममता कालिया जी की ही पुस्तक रवि कथा से, अंदाज बयां उर्फ रवि कथा ममता कालिया, इसके 15वें चैप्टर से एक बेहद संक्षिप्त हिस्सा पढ़ता हूं। यह पूरी पुस्तक किस तरह से रविंद्र कालिया जी को समर्पित है हम सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से ममता जी उन्हें याद करती हैं बारंबार, वह देखने की बात है। और याद क्या करती हैं वो, रविंद्र जी उनकी सांसों में बसे हुए हैं। तो इसी 15वें अध्याय से एक छोटा सा हिस्सा पढ़कर हम लोग आनंद कक्कड़ जी को सुनेंगे। पढ़ता हूं। ममता जी इस अध्याय को गालिब के एक शेर से आरंभ करती हैं। देखा असद को खलबत ओ जलवत में बारहा, दीवाना अगर नहीं है तो होशियार भी नहीं। क्या बात। देखा असद को खलबत ओ जलवत में बारहा, दीवाना अगर नहीं है तो होशियार भी नहीं है। क्या बात। गालिब के इस शेर के साथ आरंभ करते हुए ममता जी लिखती हैं, उसको पढ़ता हूं। कोई बीच में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आनंद जी को सुनना है। ममता जी लिखती हैं, मित्रों, याद करती हैं, बिनूठे और विलक्षण व्यक्ति के साथ रहने की विडंबना यह है कि वह जीवन भर याद आता है। आनंद जी, आप भी सुने। आप तो इस किताब के मुरीद हैं, लेकिन फिर भी सुने। जितनी बार हम लोग पढ़ते हैं, ताजगी बिल्कुल से भर जाते हैं। ऐसा गद्य बिल्कुल। ममता जी लिख रही हैं।
मेरा जीवन दो अलबेले व्यक्तियों के सानिध्य में बीता, पापा और रवि। एक कर्तव्य व अनुशासन की पाठशाला, तो दूसरा मौलिकता और मस्ती की। मैं रवि के रंग में रचती कि अचानक अनुशासन का अतीत मेरी डोर खींचता। इसे रोको, इसे रोको, यह तुम्हें भी ले डूबेगा। रवि 10 बजे तक प्रेस में काम करते, 11 बजे तक पीते और 12 बजे खाना खाते। मुझे सुबह 6 बजे उठकर दोनों बच्चों को जगाकर तैयार करना होता, उनका टिफिन बनाना होता और खुद कॉलेज जाना होता। मैं रवि को टोकती और टाइम टेबल पटरी पर लाने का प्रयत्न करती। रवि हा हा कर हंस देते। तुम मुझे लल्लू प्रसाद बनाना चाहती हो? तुम मुझे लल्लू प्रसाद बनाना चाहती हो? तुम्हें किसी अग्रवाल से शादी करनी चाहिए थी, जो 8 बजे खाना खाकर 9 बजे सो जाता। मैं निरुत्तर हो जाती। एक बार ठंड में हम दोनों स्कूटर पर कहीं जा रहे थे। बीच में सिविल लाइंस पड़ा। रवि ने यकायक कहा, ममता, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा शॉल लेना चाहता हूं, चलो। हम एक शोरूम पर रुके। हमेशा की तरह हमने एक माताजी के लिए पसंद किया और एक मेरे लिए। दोनों शॉल कीमती थे, उतने पैसे जेब में नहीं थे। रवि बोले, मैं अभी आया। वे स्कूटर पर दौड़ गए। थोड़ी ही देर में लौटे तो उनके पास काफी नोट थे। उन्होंने दाम चुकाए और मेरे हाथ में शॉलों का पैकेट पकड़ा दिया। मैंने आशंका से कहा, किसी से उधार तो नहीं मांगा? रवि मुस्कुराते रहे। मैंने जरा तेजी से कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे उधार से चिढ़ है। रवि ने अपनी चेकबुक दिखलाई। स्टेट बैंक शाम 4 बजे तक खुलता है, देख लो। मैं फिर और बिगड़ी। बैंक खाली करके शॉल लेने की क्या तुक है? रवि बोले, मैं तो बेतुका हूं, तुम्हें अब पता चला। मैं तो बेतुका हूं, तुम्हें अब पता चला। तो इस वाक्य से हम लोग आज की इस कड़ी को आरंभ करते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। धन्यवाद। और एक बेहद गर्मजोशी स्वभाव के व्यक्ति आनंद कक्कड़ जी से मित्रों हम लोग इस बातचीत को आरंभ करते हैं और उन्हें भी अपने इस संवाद में कहीं ना कहीं बेहद पीछे, काफी पीछे ले चलते हैं और पूछते हैं कि आप लोग, कि आप या आपके परिवार के अन्य लोग रविंद्र कालिया जी से, ममता कालिया जी से पहली बार कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं? आनंद जी। नमस्कार मित्रों, आज के इस संवाद में जो विषय है और जो व्यक्तित्व है वो दोनों अपने आप में कमाल है। जैसा कि आपने शुरू किया कि आज रविंद्र कालिया जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे रविंद्र अंकल। आप जहां हैं हम सबको आशीर्वाद देते रहें, खुश रहें। आपकी यादों का सिलसिला न कभी थमा है न कभी थमेगा। और अब कहकशां फाउंडेशन के मन से जिस तरह हमने आपको याद किया पिछले वर्ष, वो तो अब हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इतिहास गवाह रहेगा कि जिस तरह इलाहाबाद ने बाहें खोलकर और अपने दिलो दिमाग को खोलकर जिस तरह आपको याद किया, वो अपने आप में एक विचित्र घटना है, एक यादगार घटना है। आज का विषय ममता जी पर आधारित है, तो सीधे मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि किस तरह हमारी मुलाकात हुई। साहित्य में तो ममता जी की किताबों को हम लोग पढ़ ही रहे थे, कहानियां देख ही रहे थे। इलाहाबाद का शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जो 70s और 80s के दौर में
साहित्य से अछूता रहा हो। ये वही मोहल्ला है रानी मंडी अहियापुर जहां पर अनेक अनेक साहित्यकारों के परिवारों ने जन्म लिया, जिनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी आज हिंदी में सक्रिय है। अगर मैं याद दिलाऊं तो डॉक्टर गोपेश, तो आज उनकी पुत्री अनिता गोपेश साहित्य में कार्यरत है। उमाकांत मालवीय जी, तो आप देखिए आप यश मालवीय, अंशु मालवीय और उनके अब बेटे भी सक्रिय हो गए हैं कविता लेखन में। तो साहित्य को पैदा करने वाला ये मोहल्ला, हिंदी की सेवा करने वाला ये मोहल्ला, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी बस यहां से 50 कदम दूर ही उनका बंगला है। तो ये एक ऐसा स्थान था, चौक और रानी मंडी, जहां पर हिंदी के बहुत सारे सेवक पैदा हुए। ये वही मोहल्ला है जहां पर रविंद्र कालिया, ममता कालिया जी दोनों अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इस घर से करीब 100 मीटर दूरी पर उनका वो हवेली नुमा मकान होता था, जिसमें नीचे प्रेस और ऊपर परिवार रहा करता था। मैं पहुंचूंगा वहां तक। बात थी कि मुलाकात कैसे हुई, तो बहुत संक्षिप्त में बताता हूं कि एक हमारी डॉक्टर दंपत्ति है, नरेंद्र खोपर जी और डॉक्टर अभिलाषा चतुर्वेदी। दोनों डॉक्टर एक बेमिसाल दंपत्ति हैं और डॉक्टर भी हैं, शहर के इलाहाबाद की शान कहे जाते हैं। ये बात हो गई करीब 1992-3 की कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर एक होटल के स्विमिंग पूल के किनारे कालिया दंपत्ति बैठे हुए थे और मैं इत्तेफाक से दाएं बाएं था और मेरी 2-2.5 साल की बिटिया, जिसका नाम रनिता है, 2 चोटी और परांदा बांधे वहां टहल रही थी। तो रविंद्र कालिया जी की निगाह उस पर पड़ी, तो बड़ी देर तक वो देखते रहे, सिगरेट पीते रहे, जाम चली रहे थे। बड़ी देर बाद सोचते हुए बोले, डॉक्टर खोपर जी ये बताइए ये बिटिया किसकी है? तो डॉक्टर खोपर जी बोले, ये आनंद कक्कड़ है और एक ये दवा की कंपनी में मेडिकल रेप है, यहाँ काम करता है और बहुत ही शायरी और संगीत प्रेमी है और अखबारों में लिखा भी करता है। यहाँ पर उनके कान खड़े हुए। बोले यार, इस बिटिया को देख के लग रहा था कि इसका पिता जो है बहुत स्मार्ट और बहुत तेज होगा, जरा मिलवाओ आनंद से। भाई मुझे पेश किया गया, मैंने उनके चरण स्पर्श किए। ममता जी भी साथ ही बैठी हुई थी। वो उस वक्त रनिता का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल करके कुछ बतिया रही थी। तो ये दृश्य में मैं पहुंचा, ये वार्ता हो चुकी थी। ये वार्ता मुझे बाद में डॉक्टर खोपर जी ने बताई। फिर मैंने कालिया जी के पैर छुए, मैंने अपना परिचय दिया। बोले यार तुम लिखते हो? आपने कहा हाँ, थोड़ा बहुत अपनी पसंद की बात लिख लेता हूँ। वो ज्यादातर संगीत, शायरी और इन विभूतियों के ऊपर है जो संगीत से जुड़े हुए। तो बोले अच्छा क्या लिखना चाहते हो? मैंने उन्हीं दिनों R.D. बर्मन की डेथ हुई थी, पंचम की। तो संगीतकार पंचम का मैं बहुत ही फैन था, और नहीं है उनका फैन। तो मैंने उनके ऊपर एक आलेख लिख के उनको जाके उनके दफ्तर में दिया। गंगा जमुना का ऑफिस रविंद्र कालिया का घर ही था और पूरे दिन उस ऑफिस में जो एक किसी भी पत्रकार के या किसी भी पत्रिका के ऑफिस का माहौल होता है, वो माहौल हुआ करता था। और आपको याद दिलाए, सभी इलाहाबादियों को इस पत्र की याद होगी। ये गंगा यमुना अखबार होता था, ये साप्ताहिक होता था जो मित्र प्रकाशन से निकलता था। एक जमाने में जो इसकी रीडरशिप थी वो ऐसी थी कि पूरे देश में इसको देखा जाता था। हिंदी के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पाया जाता था, सारे रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल होता था। ये वीकली मैगजीन जो मात्र 2 रुपए की कलर छपती थी, घर घर का एक हिस्सा होती थी। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, देश से जुड़ा, परिवार से जुड़ा, समाज से जुड़ा, इसमें जिक्र होता था। और तो और गंगा जमुना साप्ताहिक अखबार जरूर है, मगर ये एक साहित्यिक पत्रिका के रूप में जाना गया, जहां न जाने कितने बड़े बड़े हिंदी के साहित्यकारों की कृतियां छपती थी। लोग इसका इंतजार किया करते थे एक साहित्यिक मैगजीन के रूप में। कालिया जी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने एक साप्ताहिक को एक समाज का हिस्सा बना दिया। एक अनगिनत अखबार ये संग्रह है मेरे पास, क्योंकि मैं उन दिनों इससे जुड़ा हुआ था, तो मैंने 3 कॉलम संभाले हुए थे। तो गंगा यमुना की यादें ये हैं। तो वे 3 कॉलम कौन कौन से थे, यह भी बतला दें। हाँ जी, एक चिकित्सा से संबंधित था, जिसमें मैं विभिन्न चिकित्सकों से बात करके किसी एक रोग विशेष पर पूरा विवरण दिया करता था और क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें हुआ करते थे। जो पत्र आते थे उनका जवाब वो डॉक्टर्स दे दिया करते, उसको मैं सही संग्रहित करता था। एक पेज में संभालता था, ये बैक पेज होता था, ये जो संगीत और जरा फिल्मों से जुड़ा होता था। और एक होता था जिसमें कि हम किसी भी एक बड़े मतलब उसको क्या बोलते हैं,
किसी भी कलाकार को या राइटर को, जैसे मजरू साहब हुए या किशोर कुमार हुए, इस तरह की रचनाओं को मैं अपने कलमबंद किया करता था, जिससे रुचि जो है बढ़ती थी लोगों की। सूखा राजनीति या साहित्य नहीं होता था, उसमें कुछ विट भी होता था जो ये कवर करता था। तो इस तरह ये करे अनविरत ये सिलसिला हर हफ्ते चलता रहा। तो वहां पर जब मैं बात कर रहा था कि ममता जी ललिता का हाथ पकड़े हुए थी, कालिया जी से मैंने पैर छू के जब वो बात करी, बोले तुम आ जाओ लिखो, और उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा। ये मेरी पहली मुलाकात थी 92 के आसपास। हाँ, तो ये करीब वही 92 के आसपास की बात। तो उसके बाद जो है डॉक्टर खोपर जी और डॉक्टर अभिलाषा जी, अगर देखा जाए तो वो बीच में थे। एक तरफ कालिया परिवार था और एक तरफ मेरा परिवार था। हुआ ये कि रानी मंडी में बगल में रहते थे, तो यूं ही चला जाता था उनके ऑफिस में मिलने, रचनाएं देने लेने। वहां पर हमारे प्रताप सोमवंशी भैया हुआ करते थे, प्रदीप भटनागर साहब रेगुलर वहां बैठा करते थे, क्योंकि प्रथम पृष्ठ पे जितना भी राजनीति विवरण होता था, समीक्षा होती थी, वो डॉक्टर प्रदीप भटनागर साहब लिखा करते थे। प्रताप भैया ये अपना रविंद्र कालिया जी को असिस्ट किया करते थे। तो एक बढ़िया सी टीम उन्होंने बना ली थी, और उसमें ज्यादातर नए लोगों को वो बहुत मौका दिया करते थे। शायद रविंद्र कालिया जी की ये पहचान एक बनी है कि उन्होंने सैकड़ों एक विद्यार्थी स्वरूप अपने लेखक संपादक पैदा किए, उन्होंने बनाए। तो उस घर में जब भारतीय ज्ञानपीठ में रहे निदेशक, तो वहां भी उन्होंने काफी सारा काम किया। हमेशा नया ज्ञानोदय के कई विशेषांक आए, और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ऐसी कई पुस्तकें हैं जिसमें युवाओं को उन्होंने बड़ी ही प्रमुखता से प्रकाशित किया। ये बात उनकी हमेशा याद की जाएगी जी। अब जब उस ऑफिस में, गंगा जमुना के ऑफिस में, जो एक्चुअली कालिया दंपत्ति का घर था, उसमें उन्होंने एक रूम, जिसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, बड़ा सा 20 बाई 20 का रूम था, जिसको उन्होंने एक ऑफिस की तरह बना रखा था। वहीं पे सारे बैठकी लगती थी, नीचे भी उसका कुछ हिस्सा था जहां पे ऑफिस स्वरूप दिया गया था उसको। बताना चाहता हूं कि हम ममता जी के ऐसे रसिक थे, इनकी कहानियों के अलावा उस व्यक्तित्व की मैं बात करने जा रहा हूं जिसके लिए ये संदर्भ मैंने छेड़ा, कि जब मुझे कालिया जी को कुछ अपना आर्टिकल देना होता था, तो मैं ऐसा समय चुनता था जिस वक्त ममता जी कॉलेज से लौटती थी। अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या है? दो बात, एक तो ममता जी के दर्शन हो जाते थे, थोड़ी सी बातचीत हो जाती थी, बट उससे भी ज्यादा उनकी बनाई हुई मनमोहक चाय का इंतजार रहता था। क्या आप बात? किसी भी व्यक्ति से जिसने ममता जी के सानिध्य में बैठे हैं या मिले हैं, तो एक बार वो नहीं भूल सकता कि ममता जी की हाथ से बनी हुई चाय आज भी बेमिसाल है। अब विश्वास मानिए, वो सारे ब्रांड्स मैं लाया, मैंने वो सब तरीके उनसे समझे कि ये कैसे बना रही हैं आप, उन्होंने सब वो तरीके भी बताए, मगर विश्वास मानिए ब्रांड्स हार गई, बनाने वाला हार गया। ममता जी की हाथ की बनी चाय पीने के लिए आज भी मुझको ममता जी के यहां जाके रहना पड़ता है, कि मैं ये भूल नहीं सकता। उसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि चाय के इंग्रेडिएंट तो कॉमन है, मगर वो जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, जिसको मातृत्व कहते हैं या स्नेह कहते हैं, वो कहां से मैं लाऊं? हम के वो जिस तरह हम अनुजों से जुड़ जाती थी, वो बेमिसाल है। और शायद इसी कारण से, अगर आप माने या ना माने, अक्रॉस नेशन आप किसी से भी बात करके देखें तो आप पाएंगे कि जो ममता जी से मिला है वो उनका होके रह गया है। वाह। ये जादू ममता जी ने कैसे उनके अंदर आया, ये शायद उनके पिताजी और उनके चाचा जी, उनका घर जो मथुरा में था, जो उनके पिताजी का जीवन भी था आकाशवाणी से, किस तरह वो नए लोगों को उठाया करते थे। अभी अशोक चक्रधर जी ने आईआईटी में इस बात को याद किया। तो इन सब चीजों से लगता है कि उनकी जो ग्रूमिंग हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा स्नेह उनके दिल में आया। ऊपर से लेखिका, अच्छा गद्य लेखन में आज वो शिखर पे बैठी हुई है। कई सर्वे निकलते हैं, कहीं से प्रकाशित होता है कि ममता जी नंबर 1 लेखिका है वर्तमान में हिंदी साहित्य की, कोई डाउट नहीं है। 50 साल का सफर है, 200 से ज्यादा कहानियां, 65 से ज्यादा किताबें लिखने वाली लेखिका, और जिसकी कहानियां इतनी अनूठी हैं कि जिसकी कोई मिसाल हमको जल्दी देखने को नहीं मिलती। एक आम पाठक के लिए वो कहानियां इतनी सहजता से, इतनी सरलता से दिलो दिमाग पे छा जाती हैं, जो सिर्फ पढ़ के ही जाना जा सकता है।
तो ममता जी का एक तो ये चार्म था कि उनकी कहानियां तो हम लोग देखा करते थे, ये वही ममता जी हैं, ये वही रविंद्र कालिया साहब बैठे हैं जिनको हम लोग घरों में पढ़ रहे हैं। अब रविंद्र कालिया साहब की बात चली तो एक लाइन कह दें, खुदा सही सलामत है तो हम लोग सही सलामत है। क्या बात। उनका एक नॉवेल है खुदा सही सलामत है, जो पूरा रानी मंडी के ऊपर और ये गंगा जमनी तहजीब के ऊपर लिखा हुआ है। गजब का नॉवेल है, अपने आप में देखा जाए तो पाठ्यक्रम जैसी वो नॉवेल है। और हम उसको, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है और इसी मोहल्ले में रहते हैं और जिया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या संदर्भ जुड़ते होंगे। तो ये रहा मेरी मुलाकात और उसके बाद ममता जी के घर आने जाने का सिलसिला। गंगा यमुना में यदा कदा ममता जी की कहानियां, नई कहानियां विशेषतः उसमें छपती रहती थी। और ममता जी को लोग जितना प्यार और स्नेह इलाहाबाद में देते हैं शायद ही कहीं देते होंगे। उसकी वजह भी है कि 50 साल की जिंदगी जी है इलाहाबाद में आपने। जब ममता जी की बात चलती है तो मेरे दिल और दिमाग में कई छवियां उभरती हैं। एक छवि का मैंने जिक्र किया अभी कि वो मां स्वरूपा हैं, सरस्वती स्वरूपा हैं। तो साहित्य और जो उनके पारिवारिक संबंध है हम लोगों से या बहुत लोगों से, वो इस बात को पूरी तरह मानेंगे कि उनका स्नेह अपार है। मजे की बात यह है कि मैं आपको छोटे से एक बात बताता हूं। इस उम्र में जब वो अपने एनसीआर के घर में रहती हैं और वहां जाके हम लोग रुकते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे मेहमान भी आ जाते हैं घर में उनसे मिलने, जिनके साथ वो बहुत सहज नहीं है और उनको वो एक्चुअली ये चाह रही है कि किसी तरह ये संवाद खत्म हो, मगर जरा भी उनके चेहरे पर आप वो भाव नहीं देख सकते कि उनको कुछ परेशानी है। सिर्फ उस मेहमान या उस पहली बार आए व्यक्ति के जाने के बाद बहुत जोर से हंस पड़ती, बोले आनंद, अरे यार तुमसे बात करें कि इनसे बात करें, तुम इलाहाबाद से आए हो, तुम ज्यादा जरूरी हो यार मुझसे बात करने के लिए, ना कि ये। मतलब धीरे से वो एक अपना जो उनकी एक स्टाइल है बात करने की, उसमें वो अपनी बात भी कह लेंगी, मगर जो सामने व्यक्ति आया हुआ है वो हमेशा बहुत स्नेह और उनसे सम्मान पाकर ही जाता है। तो ममता जी की पहली छवि तो ये थी, और दूसरी छवि मुझे उस वट वृक्ष की तरह लगती है जिसके नीचे हम सब जैसे फैन या छोटा मोटा लिखने वाले एक कुकुरमुत्ते की तरह जीते हैं, क्योंकि कुकुरमुत्ते को बढ़ने के लिए छांव चाहिए होती है, ठंड चाहिए होती है। तो ममता जी साहित्य का वो वट वृक्ष है कि अगर हम उनको पढ़ते हैं और उनको जानते हैं तो इस जीवन का मजा ही बदल जाता है। समझिए कुछ ऐसी सी बात है। और एक तीसरी छवि बताता हूं जो बिल्कुल रानी मंडी से जुड़ी हुई है। ममता जी सुबेरे अपना बच्चों को विदा करके अपने कॉलेज पढ़ाने जाना होता था, तो आप देख सकते हैं कि ममता जी पैदल अपना पर्स संभाले, बहुत ही सलीके से अपनी धोती पहने, ज्यादातर कॉटन पहना करती थी वो, और उसके बाद वो अपने कॉलेज जा रही हैं। तो एक रिक्शा करेंगी, वो रानी मंडी के उसी चौराहे पर, उनकी गली के चौराहे पर वो रिक्शा करती थी। रिक्शे वाला भी बंधा ही हुआ था, वो उनको पहचानता था और उनको लेके जाता था। बिल्कुल तरोताजा ममता जी अपने घर से निकली और पूरी अपनी अध्यापन कार्य को करके अब जब वो शाम को लौट रही हैं, वो दृश्य आप देखिए। रानी मंडी चौक पूरा खचाखच भरा हुआ है और सभी लोग अपने ऑफिसों से लौट रहे हैं, परचेजिंग हो रही है। लोकनाथ में पूरा तरकारी बाजार, खाद्य पदार्थों की बिक्री हो रही है। उस माहौल से, उस भीड़ से वो रिक्शा जो है भीड़ को चीरता हुआ घर की तरफ आ रहा है। और ममता जी के रिक्शे पर विभिन्न प्रकार के थैले रखे हुए हैं जिनमें घर के सभी सामान जिनकी जरूरत होती है घर चलाने के लिए वो उसमें है। उसमें तरकारी भी है, उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, वो रिक्शे पर रखी हुई है। अब ममता जी का रिक्शा उनके घर तक जाएगा, उनके दरवाजे तक, तब वो अपने सारे लिफाफे लेके चलेंगी। अब हम लोग अक्सर उस ऑफिस में होते थे जिस वक्त वो लौट रही है, मैंने आपको बताया। अब वो एक लंबी सी ऊंची सीढ़ी थी, उसके पायदान भी थोड़े ऊंचे होते थे पुराने घरों में, जो लखौरी के बने हुए पुराने, उनका मकान कम से कम 200 साल पुराना रहा होगा, जैसे ये मकान 200 साल पुराना है। तो उसमें हमें मालूम है कि कैसा वो माहौल था, कैसी एक विशेष ठंड थी। वो लकड़ी के धन्नी वाली छतें हुआ करती थी, तो उसमें ममता जी सीढ़ी चढ़ के वो सारे लिफाफे संभाले हुए, सामान उठाए हुए, बहुत थकी सी, मगर हम लोग बैठे तो जैसे ही सीढ़ी से वो कमरे में आई, वो निश्चल मुस्कान, फिर वो एकदम तरोताजा, लग ही नहीं रहा कि ये पूरे दिन काम करके लौटी हैं और अभी आई हैं। अब हम सबको देख लिया, अब हम सबका नाश्ता चाय भी बनाएंगी, स्वयं की भी जो दिनचर्या है उसको पूरा करेंगी, अभी रात का खाना भी बनाना है। अब रही रात की बात, तो रविंद्र कालिया और शाम और जाम, मित्र, संवाद
अड्डा, मैं कितने शब्दों से उसको जोड़ सकता हूं। बेगम अख्तर, रिकॉर्ड्स को सुनना उस शराब के प्याले के साथ, दोस्तों के साथ, कितनी भी कालिया साहब की कड़की रही हो, उनका ये अंदाज, उनका ये अड्डा। एक्चुअली कहा जाए, अगर ममता जी की आप किताब पढ़ेंगे ये जीते जी इलाहाबाद, तो आप पाएंगे कि एक्चुअली साहित्य का ऐसा अड्डा कहीं था ही नहीं इलाहाबाद में, जहां उपेंद्र नाथ अश्क जी से लेकर और दूधनाथ सिंह जी और सभी जो उस समय के वरिष्ठ साहित्यकार होते थे, वो एक साथ एकत्र होते थे। और इसी मोहल्ले में गोपेश जी रहते थे, अपने उमाकांत मालवीय जी रहते थे, सब आसपास थे। तो एक माहौल उनके घर में बना रहता था और साहित्यकारों का अड्डा होता था। अब चूंकि कालिया दंपत्ति, कालिया साहब अगर हम बोले तो वो पंजाब से आए थे, कालिया दंपत्ति बॉम्बे से शिफ्ट होके आई थी और दिल्ली में ममता जी रही हैं, तो ये कितने संबंध थे इन लोगों के साहित्यकारों से, पत्रकारों से। तो वो सब आके यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे और एक पूरी शाम की महफिल। ममता जी की ड्यूटी नंबर 3। अब इनके खुद में से बहुत सारे गेस्ट रुके हैं, उनके खाने का भी इंतजाम। किसी भी दिन 12 बजे से पहले तो शाम खत्म हो ही नहीं सकती थी। आपने सुना, अभी भाई बोल रहे थे कि उस जब आप पढ़ रहे थे ये रवि कथा कि 11 बजे तो खाना होता था। ये तो रूटीन की बात है। और जिस दिन अड्डा लगा हुआ है उस दिन आप सोचिए क्या होता होगा। ममता जी की जो ये किताब है अंदाजे बयां, और इसमें आप पाएंगे। अच्छा, मजे की बात है, इनके बहुत सारे डॉक्टर मित्र भी हुआ करते थे, जो न सिर्फ साहित्य प्रेमी भी थे और साहित्य प्रेमी से ज्यादा वो कालिया जी प्रेमी थे। तो इस तरह की जब विवरण आप पढ़ेंगे, गालिब छुट्टी शराब पढ़िए रविंद्र कालिया जी की, तो ये सब विवरण आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ममता जी से ये एक मेरा दूसरा परिचय था कि मैं उनका घर पे जाकर जब हम जाते थे तो किस तरह का हम लोगों का आदर सत्कार होता था। कालिया जी की विट, उनके चुटकुले, उनकी छेड़छाड़ बराबर निरंतरता से चलती रहती थी और ममता जी एक उसमें पार्टिसिपेट भी बहुत करती थी, मगर एक अपना अलग रूप बनाए, एक छवि अलग सी बैठी रहती थी जिसके प्रति हम सब सजग रहते थे कि कोई हमसे गलती ना हो जाए। एक सतर्कता बनी रहती थी और उनका जो एक क्या कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होता था किसी भी चीज का, वो इतना कमाल होता था और उसमें इतनी सूक्ष्मता है कि मैं ये समझता हूं कि उनका जितना भी साहित्य है ममता जी का, मैं सरल शब्दों में कहूं, उनको जैसे गिफ्ट में मिल जाता था। मैंने बात बहुत छोटी कर दी, बट मैं इशारे में ये कहना चाहता हूं कि ममता जी की कहानियों में जिन जीवन मूल्यों का और पुरुष और स्त्री के संबंधों का या पारिवारिक मूल्यों का जो जिक्र होता है, उसका यही केंद्र बिंदु है उनके साहित्य का। सारी कहानियां इसी के अगल बगल है। तो इसका मतलब मैं इशारे में ये कहना चाहता हूं, जब वो लिखते हैं कि आपकी छोटी बेटी, जब उन्होंने लिखी तो देखिए वर्चुअली उनकी अपनी कहानी है। जितने भी पति पत्नी के संबंध पे उन्होंने लिखी कहानियां, वो भी वो सब कहीं ना कहीं से उन्होंने ऑब्जर्व किया, दोस्तों में या स्वयं अपने जीवन में। एक कहानी उनकी आप लोग जानते होंगे कि जांच अभी जारी है। अब जांच अभी जारी है जैसी कहानी उस समय लिखना एक कमाल की बात है। और कैसे एक बैंक अधिकारी महिला का के साथ जांच बिठाकर उसका दैहिक शोषण होता है, ऐसे विषय को उठाना, वो स्त्री विमर्श की एक बहुत बड़ी, वो क्या मैं कहूंगा कि रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जिस तरह उन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्री के ऊपर विमर्श किया। मजे की बात क्या है कि उनकी किसी भी कहानी में, मैंने ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि वो कभी भी स्त्री घर तोड़ने वाली हो या पति को छोड़ के जाने वाली बात करती हो। यानी आजकल का जो माहौल है कि बहुत जल्दी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उनकी कहानियों में एक बहुत बड़ा ओपन, अरे आप रिश्ता तोड़ के तो तुरंत जा सकते हैं। एक ये अपने गाथा महोत्सव हुआ कानपुर में, यूनिवर्सिटी में, उसमें एक संवाद था मेरा और ममता जी का। उसमें उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सहज है घर तोड़ के जाना, एक अटैची में आप सामान भरिए चली जाइए छोड़ के, मगर उतना ही कठिन है अपने घर को बनाना, अपने परिवार को संजोना। कई विडंबनाएं हो सकती हैं, परस्पर विरोध विचार में हो सकते हैं, मगर परिवार एक अपनी जगह। तो अपने परिवार के ऊपर जितना भी उन्होंने अपना साहित्यिक सृजन किया है, वो अपने आप में कमाल है। और उनकी कहानियों का मैं क्या जिक्र करूंगा, आप सब बहुत उनकी कहानियों से परिचित हैं, भारी पड़ी हैं कहानियां, 200 से अधिक कहानियां हैं, शायद उसमें से 80 के करीब मैंने पढ़ी होंगी। तो उसमें मैं कुछ भी नाम ले लूं, आपको सब आपके नाम जानते हैं आप। तो लगभग प्रेमिका,
बोलने वाली औरत। जरा आप शीर्षक देख रहे हैं किताबों के या कहानियों के। बिल्कुल। ममता जी का जो सबसे बड़ा एस है वो ये कि उनका जो शीर्षक होता है वहीं से आप बस जुड़ जाते हैं। अब आप बताइए, जैसे उनका बेघर था जो उपन्यास। हाँ, उपन्यास जो पहला उपन्यास। अब वो दुखम सुखम, वाह। ये तो शब्द ही मैंने पहली बार इस ममता जी को पढ़ते हुए पढ़ा मैंने। अपत्नी, अरे पत्नी सुना था, ये अपत्नी है ना। नरक दर नरक, अनगिनत कहानियों के नाम पढ़े जा सकते हैं। आप देखिए ना कि जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं, छुटकारा, मुखौटा, और आखिर नाम एक ले लेता हूं जो मुझे बेहद दिल के मेरे करीब है, उसकी वजह भी है, बताता हूं। उस लघु उपन्यास का नाम है दौड़। अब आप कॉर्पोरेट जीवन, हाँ, कॉर्पोरेट जीवन जिससे आप जुड़े भी रहे। हाँ, तो मुझे क्या लगता है कि मैंने एक 40 साल की जिंदगी एक कॉर्पोरेट जीवन जिया, और कंट्री हेड के रूप में जब मैंने सेवानिवृत्ति ली तो मैंने एक पूरा जीवन देखा है, और अनेक स्थानों पर रहा हूं, और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े थे क्योंकि लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप पोजीशन हुआ करती थी, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इस कॉर्पोरेट नौकरी या के युग में, या इस प्रेजेंट युग में, डिजिटल सेवाएं या नौकरियां आ जाने के बाद जब पैसा बहुत आया बाजार में, तो आप देखें कि एक पूरा का पूरा समाज चेंज हुआ है। आज अगर आप चले जाएं, जितने भी बंगले या हाई राइज बिल्डिंग है, आप उसमें देखेंगे क्या कि एक बुढ़े माँ बाप की जोड़ी अपने बच्चों के इंतजार में बैठी रहती है, क्योंकि बच्चे तो नौकरी करने किसी महानगर चले गए, और इन छोटे नगरों में रहने वाले माता पिता किस एकाकी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे से अपने दुखों को साझा कर रहे हैं, ये देखने लायक है। दूसरी बात क्या है कि बाजारवाद की जो पीड़ा है, उसका एक पूरा कोलाज लगता है मुझे ये दौड़ जो उनका उपन्यास है। आधुनिकता के नाम पे हम जीवन मूल्यों को, अपने परिवार को और अपने मानवीय संबंधों को जिस तरह गर्त में फेंकते जा रहे हैं, उसका यह नतीजा है कि आज सिर्फ अपने में जीना, केवल अपना जीवन जैसा संदर्भ निकल के आता है कि बच्चों में या उनकी पत्नियों में, बहुओं में, बेटियों में ये चीज एक निकल के आई है कि बस मैं। अगर आप देखिए, आज आदमी अपने में खुश है, तो अगर कोई मेहमान 4 दिन आपके यहां आके रुक जाता है तो परेशानी हो जाती है। तो आप देखिए ना, हम किस तरह विमुख होते जा रहे हैं। इस बात का, इस दौड़ का जिक्र जब ममता जी ने अपनी किताब में किया, इस दौड़ लघु नाटक में, तो उन्होंने, और ये जिक्र कब का है, जब 23 साल पहले उन्होंने लिखा था उपन्यास। अगर आप गौर करें तो 23 साल पहले कॉर्पोरेट युग बस ढंग से शुरू ही हुआ जी। और सब बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ, क्योंकि आरक्षण इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं कि अगर हमारा भाई 99.9% है तो हमको तो कॉलेज भी नहीं मिलेगा। IIM IIT की बात कर रहे हैं, और उससे अगर नीचे के कॉलेज है तो फिर जिंदगी भर दौड़ते रहिए। ऐसे संघर्षों से ये मध्यवर्गीय परिवार के होनहार बच्चे गुजर रहे हैं। अब रास्ता खुला ये प्राइवेट नौकरी का, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, और बच्चों को वो तनख्वाहें मिल रही हैं जो शायद राष्ट्रपति को भी नहीं मिलती। तो एक दौड़ चली, फिर IT की दौड़ चली, फिर MBA की दौड़ चली। उस दौड़ में सारा कुछ हुआ, मगर बच्चे अपने घरों से, छोटे शहरों से निकलकर राजधानियों में या अपने मेट्रोज में शिफ्ट हो गए। उस दर्द को ममता जी ने जिस तरह व्याख्यात किया है दौड़ में, वो अपने आप में कमाल है। और ये लघु उपन्यास ऐसा उपन्यास था जो मेरे जीवन में कि जो एक सेटिंग में खत्म हुआ, और मैं स्तब्ध था कि ममता जी ने वो सब देखा जो आज 2023 में बिल्कुल कॉमन बात हो गई, उस समय अनकॉमन रही होगी या अननोटिस्ड थी, जिसको ममता जी ने नोटिस करके इतने वृत्तांत तरीके से और इतने संवेदनशील तरीके से उसको ट्रीट किया है दौड़ को, कि मैं उसका जितना भी, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं उस किताब का। और आप भी अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दौड़ वक्त से बहुत आगे लिखी गई। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि शायरों के शेर जो है शायरों से आगे निकल जाते हैं। आपको बहुत सारे शेर ऐसे पता होंगे जिनके शायरों का नाम ही नहीं पता आपको, वो निकल गए, शायर से बहुत आगे निकल जाते हैं। यही संदर्भ कुछ ममता जी की कहानियों का है। वो बूढ़ी नहीं होती, आप उनकी कोई कहानी पढ़ लीजिए, उसमें जिन मानवीय पक्षों को और संदर्भों को उन्होंने उठाया है वो कभी पुराने पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्यार पुराना नहीं पड़ता ना।
कंसर्न पुराना नहीं पड़ता ना। तो शायद यही कारण है कि ममता जी की कहानियां आपके दिल और दिमाग को सीधे छूती हैं। ममता जी की कहानियों में जो ये रस है और ये जो प्रवाह है और ये जो बयान है, निश्चित तौर पर वो सिर्फ ममता जी को इस कारण ब्लेस हुआ है, मिला है, क्योंकि वो पहले कवित्री हैं, बाद में साहित्यकार या रचनाकार है या कहानीकार है। अगर आप ममता जी का जीवन परिचय देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ममता जी मूलतः एक कवयित्री थी। उन्होंने खूब कविताएं लिखा करती थी और इसी रूप में ही उनकी मुलाकात रविंद्र कालिया से हुई थी। तो ममता जी की जो रचनाएं हैं वो मतलब कविता की तो मैं क्या बात करूं, गद्य के आगे वो कुछ दब सी गई, कुछ उन्होंने लिखना भी बंद कर दिया। हमेशा कालिया जी थोड़ा बता रही थी, वो अपने संदर्भों में बताया उन्होंने रवि कथा में कि जब ये चंडीगढ़ में रविंद्र कालिया साहब से मिली और दोनों में संपर्क हुआ, अब वो तो कहानीकार थे, तो वो कहानीकार होने के बाद क्या था, वो हमेशा ममता जी को छेड़ देते थे। ममता तुम सिर्फ कविता लिखती हो। अब ममता जी के भाई मैं तो कवियत्री हूं तो मैं कविता ही लिखूंगी, मगर उनको वो इशारा लग रहा था कि वो एक छोटा सा उसमें एक चैलेंज छुपा के दे रहे रविंद्र कालिया। अब ये क्या है हम नहीं समझ सकते, वही बताएंगी कभी। तो उनको उसमें कुछ चैलेंज सा लगा और उन्होंने कहानी लिखना शुरू करी और जिस गंभीरता से लिखना शुरू करी, बस आज उसी की बेमिसाल साहित्यकार के रूप में ममता जी को हम आप सब याद कर रहे हैं। बड़ी और सार्थक यात्रा, बिल्कुल बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी कि जिसमें निरंतरता का कोई जवाब नहीं। मैं आपको एक संदर्भ और बताता हूं। मेहंदौरी कॉलोनी में जब रानी मंडी से ये परिवार शिफ्ट हुआ इलाहाबाद में, वहां एक बहुत अच्छा बंगला बनवाया और करीब जब वो बंगला आपको मिला तो फिर कालिया जी या भी ममता जी भी सेवानिवृत्त हो गई थी, कालिया जी तो अपना काम कर ही रहे थे। तो वो अपना गंगा जमुना का काम करने ऑफिस रोज आते थे स्कूटर से और रोज लौट जाते थे। बच्चे और ममता जी मेहंदौरी वाले बंगले में शिफ्ट हो। कब शिफ्ट किए थे लोग अंदाजन यही मुझे लगता है कि यही 93-94 की ही बात है। तो अब हम लोगों को अड्डे के लिए वहां जाना पड़ता था, क्योंकि शाम तो कालिया जी की वही होगी। अब वो अपना 5 बजे ऑफिस बंद करके चले जाते थे और उनके पास एक बजाज स्कूटर होता था, उसमें एक स्लिंग बैग होता था उनका लंबा सा, और वो कुर्ता और वो नीली जीन्स, बिल्कुल छवि उनकी दिखाई देती है। और बस रास्ते में रुक जाते थे, घर भी चले आते थे। आनंद ये काम है, आनंद ये बात होनी है, कुछ भी हुआ सीधे चले आए। तो मेहंदौरी कॉलोनी में आपका जो बंगला था उसमें एक ग्राउंड फ्लोर था और एक पहला तल था। तो ममता जी का पूरा जो उनका अपना वो था, वो मुझे ध्यान आ रहा है कि ऊपर ममता जी का भी कमरा था और नीचे ड्राइंग रूम, चौका और ये सब पूरा कॉमन में था। तो कालिया जी हमको बहुत ध्यान आ रहा है कि नीचे वाले कमरे में उनका शयन कक्ष था और ऊपर वाले कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे कालिया जी का शाम का अड्डा लगता था, यानी एक लिविंग रूम था। उसके साइड में एक बेडरूम था, वो ममता जी का हुआ करता था। मुझे याद है कभी कभार ममता जी जब बहुत ज्यादा किसी कहानी के लिखने में या कुछ बहुत सीरियस काम कर रही होती थी, तो कालिया जी कहते थे आनंद नहीं बैठेंगे, अभी ममता कहानी लिख रही है और उसको पूरा करके देना है या समथिंग लाइक दैट। इतना उनका संदर्भ होता था ममता जी के सृजन में। ये बहुत किस्मत की बात होती है कि साहित्य के दो धूमकेतु जैसे बड़े रचनाकार साथ रह रहे हैं। बहुत बड़ी बात। एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विधा है, एक ही क्षेत्र है। ममता जी ने कविताएं खत्म ही कर दी लिखना, बाद में सिर्फ कहानी, उपन्यास। रविंद्र कालिया साहब भी कहानी और उपन्यास, और देखिए दोनों में कहीं कोई टकराव नाम की चीज ही नहीं हुई। ये एक ऐसा साहित्य दंपत्ति है जो आई थिंक कि बहुत सारे साहित्यकार दंपत्तियों को प्रेरित करता होगा कि यार 2 रंग का पानी भी एक गिलास में रह सकता है। तो ममता जी ने एक ऐसा वहां पर अपना सृजनात्मकता की कभी डोर छोड़ी। और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई ऐसे प्रयोग दो साहित्यकारों की जोड़ी सफल नहीं भी रही है। ऐसे में इनकी सफलता दाम्पत्य जीवन की निगाह से भी देखें तो वह भी एक उल्लेखनीय है। और जी, और ममता जी का जो या दोनों का आपस में जो स्नेह था ना, वो अपार था। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज का डिस्प्ले किया जाए। एक आत्मसम्मान और एक किसी को सम्मान देना, ये दोनों बातों का एक इतना अच्छा बैलेंस था
इनके जीवन में कि जिसका कोई जवाब नहीं। ममता जी की जो कविताओं का मैंने जिक्र किया वो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कहानियों के आगे उनकी कुछ कविताएं दब सी गई। और मैं हमेशा जो है ये बात मानता हूं कि ममता जी से मेरा जो पहला परिचय ढंग से हुआ उस समय एक मुझे स्पष्ट नहीं याद आ रहा है, एक किताब का प्रकाशन हुआ था, उसमें शायद एशिया या विश्व की सर्वश्रेष्ठ कविताओं का कलेक्शन आया। वो इंग्लिश में छपी थी और उसमें एक ममता जी की कविता छपी जिसको रविंद्र कालिया साहब ने हमको वो किताब भी दिखाई थी और उस कविता को भी पढ़ा था। मैं अचरज से भर गया। मैं तो सिर्फ एक कहानीकार के रूप में जानता था, कवित्री के रूप में, और वो भी इंग्लिश कविताएं। ममता जी की कॉन्वेंट एजुकेशन है, ये बात सही है, मगर वो इंग्लिश में सृजन किया करती थी। पापा पर लिखी हुई उनकी इंग्लिश कविताएं कमाल है, जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई है किताब। तो मेरा ये मानना था कि ममता जी की कहानियों में, शायद आप भी इस बात को महसूस करेंगे जब जब आप कहानी पढ़ेंगे, कि उसमें एक कविता चल रही है जैसे, और ये उनका कवित्री होने की वजह से ही शायद उनकी कहानियों में इसका असर है। दूसरी बात क्या है, ममता जी की जो कविताएं होती हैं वो बहुत लंबी नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी होती है और वे प्रत्यंचा सी तनी हुई होती है। मतलब अगर आप देखेंगे 6, 8, 10 लाइनों में भी जो है वो अपनी बात कह देती हैं जिसका पाठक की चेतना पर सीधा असर होता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको मैं एक कविता ममता जी की पढ़कर सुनाता हूं जो मुझको बहुत पसंद है, और आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने किस तरह अपने प्रेम की व्याख्या की है और अपने जीवन की बात कही है। एक बार कवर भी दिखला दें मित्रों। ये ममता जी की एक कविता संग्रह है जो आपको मित्रों, ये वाणी प्रकाशन की एक श्रृंखला है, आप कवर दिखलाएं। हाँ जी। 50 कविताएं, इस नाम से कई कवियों की कविताएं आई हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत वाणी प्रकाशन की ओर से। तो 50 कविताएं इस श्रृंखला में ममता जी की भी कविताएं आई, जिसमें वे नई सदी के लिए चयन मानते हुए इन कविताओं को यहाँ जमा करती हैं, एकत्रित करती हैं। इसी संग्रह से जी आनंद जी पढ़ेंगे हमारे लिए। जी स्वागत। एक बड़ी लाजवाब कविता ममता जी ने लिखी है जिसका शीर्षक है हाल दिल। जब बात चली दिल की एक जिक्र तुम्हारा भी, जब बात चली दिल की एक जिक्र तुम्हारा भी, घायल से फसाने में एक फिक्र तुम्हारा भी। क्या बात। कल रात जो हम जागे बेहद था अंधेरा बाहर का भी, कल रात हम जागे बेहद था अंधेरा बाहर का भी, अंदर का भी एहसास अंधेरा। पानी भी सिराहने था, यादें भी सिराहने, पानी भी सिराहने था, यादें भी सिराहने, नींद आने के ये दो कमजोर बहाने। हम रात बहुत रोए, रो रो के जो सोए, दिन चढ़ के उतर आया, हम सोए के हैं सोए। वाह। देखिए कितनी एक ऐसा लगता है कि जैसे एक सीन को पूरा खींच के उन्होंने, जैसे एक दृश्य आपके सामने से गुजर गया हो। और ऐसा नहीं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो सिर्फ प्रेम पे आधारित रही हो, उन्होंने जीवन के हर मूल्यों को छुआ है। खाटी औरत पर लिखी हुई उनकी रचनाओं को कौन नहीं जानता, मगर एक उनकी रचना है जो उन्होंने बेटे पर लिखी है। अब आप देखिए कितनी हिम्मत की बात है एक मां के लिए जो साहित्यकार भी है, और वो अपना अनुभव किस तरह लिख रही हैं इस कविता में, ये बिल्कुल सुनने से ताल्लुक रखता है। आप कहती हैं, शीर्षक है बेटा। जब ये पैदा हुआ था दुबला सा, रोंदू और भोंदू। जब ये पैदा हुआ था दुबला सा, रोंदू और भोंदू, हम लाए थे खरीद कर बेबी बुक। रात रात भर उसका परायाण किया था, बच्चा पालना सीख रही थी, तो रात रात भर उसका परायाण किया था। दूध हर घंटे, दवा प्रतिदिन, नहलाने के ढब और ढंग। तब यह कोई मौलिकता सा दिखता था। तो जब यह कोई मौलिकता दिखाता था बेटा, तो हम सीधे डॉक्टर के पास भागे जाते थे। डॉक्टर ये हंसते हंसते रो पड़ा तो क्या, डॉक्टर ये हंसते हंसते रो पड़ा तो क्या, क्यों? डॉक्टर आज ये बिल्कुल नहीं रोया तो क्यों? डॉक्टर
डॉक्टर आज ये बिल्कुल नहीं रोया, तो क्यों? डॉक्टर इसकी आंखों में काजल लगाएं। सोते में दूध का समय हो तो उठाएं या ना उठाएं। डॉक्टर मोटी फीस लेकर छोटी छोटी बातें समझाते, हम उन हिदायतों को रटते जाते। इसके शैशव के 3 वर्ष हमने बेबी बुक शाला में बिताए। ये सबक अगली संतान के समय बहुत काम आए। सामने यह बड़ा होकर हमारे खड़ा है, जीवन शैली की अनोखी मांगों पर अड़ा है। असहमत होकर बाजार गया है और वहां से खरीद लाया है माता पिता की निर्देश पुस्तिका। बेटा किताब लेके आया है पेरेंट्स के लिए। आप देखिए ये दृश्य, 365 पन्नों की इस किताब में कैलेंडर का हर दिन एक सबक सिखाता है, यानी एक पेज पर एक लेसन लिखा गया है। कैलेंडर का हर दिन एक सबक सिखाता है। जैसे अच्छे मां बाप बच्चों से उलझते नहीं हैं, अच्छे मां बाप आपस में झगड़ते नहीं हैं, अच्छे मां बाप बेवजह डांटते नहीं हैं, अच्छे मां बाप बच्चों के कमरों में वक्त बेवक्त झांकते नहीं हैं, बच्चों की सालगिरह पर खासतौर पर अच्छे मां बाप उन्हें उपहार देते हैं। उनके कैसे भी दोस्त घर आए, अच्छे मां बाप उन्हें सद्व्यवहार देते हैं। अच्छे मां बाप प्लीज, सॉरी और थैंक यू की जुबान जानते हैं। आचार संहिता विस्तृत और व्यापक है। इसका एक एक पृष्ठ चीख रहा है। आचार संहिता विस्तृत और व्यापक है, इसका एक एक पृष्ठ चीख रहा है। मां बाप की भूमिका में आप निरे अहमक हैं। वो अपने को इनकॉम्पिटेंट पाती है। देखिए कितनी सुंदर रचना उन्होंने इस कविता में अपनी मां की अभिव्यक्ति, अपने पेरेंटहुड की बातें करी, जो शायद आपको जल्दी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो बहुत सारी कविताएं हैं, इनका बड़ा तवील जिक्र किया जा सकता है, न खत्म होने वाली ये कहानी है। और ममता जी का अभी जो इस समय जो आपकी उम्र है और उसमें जिस हिसाब से आपकी ऊर्जा है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है। आप मानते होंगे कि ममता जी से मिलिए अगर आप, तो आप जानेंगे कि क्या ऊर्जा होती है, क्या रचनात्मकता होती है। अब ये एक ऐसा साइकिल है, एनर्जी से रचनात्मकता है कि रचनात्मकता से एनर्जी है, ये ममता जी से ही आप समझ सकते हैं, मेरी समझ के बाहर है। मैं बस इतना जानता हूं कि जब भी आप डाउन हो, आपके विचार में शून्यता हो, आपको जीवन बुरा लग रहा हो, जीवन में कोई रस ना हो, तो आप ममता जी से मिलिए, उनको पढ़िए। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नया जीवन संचार हो रहा है। आज आप अपने निवास स्थान में, एनसीआर में जहां रहती हैं, लगभग वहां बहुत ही 2-3 महीने में जाना होता ही है। आपसे मुलाकात होती है, पूरा पूरा दिन बतियाती है, और उस पूरी कथानक में, पूरी बातचीत में कभी रविंद्र कालिया आएंगे, कभी प्रदीप आएंगे, कभी प्रताप सोमवंशी जी आएंगे, फिर कभी पूरा इलाहाबाद घूमता रहता है उनकी बातों में। और वो इतना खुश हो जाती है। जैसे मैंने एक छोटी सी बात कही, वो आंटी अभी भी लोकनाथ पे ना, वो जो ऊंचे से चबूतरे पे वो दही और लस्सी बेचता था, 3 पीढ़ियां गुजर गई, आज भी वैसे ही बैठा हुआ है। इलाहाबाद बिल्कुल नाबदल है। ये बात उनको बहुत ही विस्मित करती है, क्योंकि वो 50 साल के करीब यहां रही हैं, इसलिए उनको इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। बट वो मानती हैं कि जो है इलाहाबाद का जो एक छवि है, वो ये है कि जो है बदलेगा नहीं है। और साहित्य की तो ऐसा संगम रहा है हिंदी का कि आप जिसका भी नाम ले लीजिए, कमलेश्वर जी से और लेके निराला तक, धर्मवीर भारती से लेके आप अजामिल जी तक, कहीं तक आप नाम ले लीजिए, साहित्यकारों से भरा पड़ा है। अरे अब हमने अगर बच्चन साहब और पंत जी और महादेवी वर्मा ये सब नाम लेने शुरू किए, तो आज का एपिसोड सिर्फ नाम लेने में ही बीत जाएगा। उस रानी मंडी की भीड़ में जिस वक्त ममता जी अपने कॉलेज से लौट रही होती हैं, वो रिक्शे पे जिसका मैंने जिक्र किया, तो अगर गौर से देखें, अगर हम सारा ब्लैक एंड व्हाइट कर दें और फिर उस रिक्शे को कलर्ड कर दें, तो वो समझ लीजिए वो रिक्शा कैसे भीड़ चीरता हुआ ये अपने घर की तरफ आ रहा है। बिल्कुल कुछ वैसा ही साहित्यिक जीवन आपने जिया। इतने बड़े हिंदी के स्टॉलवर्ड्स के बीच में
जिस तरह ममता जी ने अपनी रचनात्मकता से एक रास्ता बनाया है, वो एक नया पथ है जिस पे न जाने कितने रिसर्च की आवश्यकता है, न जाने कितने नए लेखक इस विषय पर लिख रहे होंगे और बात कर रहे होंगे। सदियां बीतेंगी, इसके अनुवाद होंगे, देश विदेशों में आपको पढ़ा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो सृजन है वो जो है किसी भी कल्पना से परे है। और इलाहाबाद आपके तन, मन, दिमाग, आत्मा सभी में पूरी तरह बसा हुआ है। ममता जी इलाहाबाद से चली जरूर गई हैं, बस वो खुद बताएंगी आपको, मैं भी साक्षी हूं इस बात का। उनके प्राण यहीं पड़े रहते हैं, दिल यहीं पड़ा रहता है। वो एक मौका इलाहाबाद आने का वो छोड़ नहीं सकती। एक मौका ये मिला कि इलाहाबाद में एक संगठन तैयार हुआ जिसको हम कहकशां फाउंडेशन कहते हैं, जो साहित्य सेवा में जुड़ा हुआ है। और कहकशां फाउंडेशन का पहला अधिवेशन पिछले वर्ष शुरू हुआ। ये 7 साल से कहकशां एक्टिव है, जो शायरी और कविताओं पे बात करता था, मगर उसको एक लिटरेचर फेस्टिवल देने का एक मौका हमको मिला पिछले वर्ष, जब मैंने इस कहकशां साहित्योत्सव का आयोजन किया। तो आप देखेंगे कि इसमें ये पूरा का पूरा जो था साहित्योत्सव, वो साहित्यकारों से भरा हुआ था और हम सब रविंद्र कालिया जी की स्मृति का उत्सव मना रहे थे। इलाहाबाद से रविंद्र कालिया जी को अलग नहीं किया जा सकता। उनके जाने के बाद एक सन्नाटा सा आया, एक शून्यता सी आई, एक ठहराव सा आया कि लोगों ने मिलना मिलाना भी कम हो गया वक्त के साथ। कोरोना 2-3 साल खा गया जीवन के। तो जैसे ही हम इससे उभरे, ये हम 3 साल पहले करना चाहते थे, मगर उसके बाद जो है कहकशां साहित्योत्सव का एक आयोजन हुआ। वही 2 परिवार, जिन परिवारों की वजह से हम इनके संपर्क में आए, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अभिलाषा चतुर्वेदी और नरेंद्र खोपर जी की, जिनके वजह से हम कालिया दंपति के संपर्क में आए। हम सब ने मिलके इस फाउंडेशन को बनाया और उसके बाद एक कार्यक्रम किया जो 2 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल था। उसमें अनेका एक प्रसंगों का जिक्र है, जिसमें यश मालविया और निश्चल जी, बहुत सारे लोगों ने, अखिलेश जी, इन सब ने बहुत सारे आलेखों को इसमें दिया, जिससे कि हम इस सोवीनियर को बना सके। हम सब ने मिलकर रविंद्र कालिया जी को जमकर याद किया। और अगर आप चाहें तो कहकशां फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देखेंगे कि करीब 25 वीडियोस पड़े हुए हैं उस प्रोग्राम के, हम लोगों ने पोस्ट किए हैं, जिसमें बिना एडिटिंग के हर सत्र के वीडियो अवेलेबल है। तो अब आप उसमें सुनिए, डॉक्टर अनिता गोपेश को सुनिए, डॉक्टर प्रदीप भटनागर साहब को सुनिए, आप अभिलाषा चतुर्वेदी जी को सुनिए, मैं वहां उपस्थित हूं, प्रताप सोमवंशी जी जो बहुत नजदीक रहे रविंद्र कालिया जी के, उनके स्मरण सुनिए। तो जब भी हम रविंद्र कालिया जी के स्मरण करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से ममता जी उपस्थित होती हैं, जब ममता जी की बात करते हैं तो उसमें रविंद्र कालिया उपस्थित होते हैं। तो हम लोगों ने फिर एक कहकशां साहित्योत्सव में अखिलेश जी को रविंद्र कालिया कथा कथेतर सम्मान से सम्मानित किया। एक ये पुरस्कार या सम्मान हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो प्रतिवर्ष किसी कथा या कथेतर लेखक को दिया जाएगा, और ममता जी ने ही इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। उन्हीं के कर कमलों से ये संपन्न हुआ। और अपने अखिलेश भाई को उनकी किताब अक्स के लिए, जो एक संस्मरण ही है, वो उन्होंने दिया। और बहुत ही ज्यादा, जिसको हम कहेंगे कि यादों के सागर में लोग थे, और जिस तरह कालिया जी को याद कर रहे थे, जिस तरह उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे थे, स्वयं ममता जी भी अपने आंखों में आंसू लेकर बात कर रही थी कि किस तरह इलाहाबाद और कालिया परिवार और कालिया जी, रविंद्र कालिया साहब, कैसे एक नया जीवन पाया। उन संघर्षों की बात कर रही थी ममता जी, जिसमें उनका परिवार एक सफलता की तरफ देख रहा था, और उसकी एक यात्रा है जो 5 दशक से चल रही है इलाहाबाद में। आज ममता जी 80 पार हैं, और हम सब उनके परिवारजन बस उस साथ के लिए तरसते रहते हैं कि बस ममता जी सामने बैठी हो और हम लोग बतिया रहे हो या उनको सुन रहे हो। यही एक ऐसा ममता जी का प्यार और स्नेह है जो शायद इलाहाबाद के लिए वरदान है। हम वो परिवार जो उनसे जुड़े हुए हैं, आज मोर देन 30 इयर्स हम लोग साथ हैं,
हमने सब देखा, बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी शादियों तक का एक सफर देखने को मिला और उनका आशीर्वाद बना है हम सब पर। और इस साहित्य की बगिया में ममता जी को हम एक ऐसे गुलाब के रूप में देखते हैं जो सदाबहार है, जो कभी मुरझाएगा नहीं, और उनको पत्तियों और कांटों का ऐसा प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है कि हम सब उनकी यादों को इसी तरह संजो के रखेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मित्र का, आप इतनी दूर से आए और आपने इस संयोजन को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। आप जब से लगातार जुड़े हुए हैं, आप एक लेखक होने के बावजूद इतना बड़ा काम कर रहे हो कि मतलब मैं कितनी तारीफ करूं अर्पण जी आपकी। आप अनुज हैं और रचनाकार हैं, और आपने जो ये फाउंडेशन बनाई है अपनी जन सुलभ पुस्तकालय कहन कोश, ये अपने आप में कमाल है, जो इस तरह के वीडियोस का कलेक्शन कर रहा है और साहित्य का एक ऐसा कंटेंट पेश कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है जो सदियों तक याद किया जाएगा। देखिए, ये वो सब विभूतियां हैं ममता जी जैसी, जो हम सबके चले जाने के बाद भी कभी जाएंगी नहीं, कभी नहीं जाएंगी। जब तक हिंदी साहित्य पढ़ा जाएगा, ममता कालिया जी की रचनाएं, कहानियां न सिर्फ पढ़ी जाएंगी बल्कि शोध का विषय रहेंगी। आने वाली पीढ़ियों को आप प्रेरित करती रहे, इसी तरह अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता से हम सबको नई नई नित नई कहानियां देती रहे, नए उपन्यास देती रहे। आपका बहुत बहुत स्नेह हम सबको मिला है, जिसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अर्पण जी, मैं समझता हूं कि मैंने एक कोशिश की कि जो मेरे अंदर उद्गार था वो मैंने आपके सामने पेश किए, दोस्तों से शेयर किया। जी, बहुत अच्छा रहा आपको सुनना, और जितना मन से बोले और जिस तरह से मित्रों इन्होंने संस्मरण सुनाए हैं आनंद जी ने, वे बेहद कमाल के हैं, जीवंत हैं, इन्हीं की तरह मैं तो यही कहूँगा। और एक सुधी पाठक जो रविंद्र कालिया जी को भी उतना ही पढ़ रहा है, ममता कालिया जी को उतना ही पढ़ रहा है, दूधनाथ सिंह हो और तमाम जो दूसरे लेखकगण हैं हिंदी के या दूसरी अंग्रेजी के जो रचनाकार हैं, तो इन सब से जुड़ाव रखते हुए आज जिस तरह से आनंद जी ने अपनी बात रखी, सचमुच इनको सुनकर आनंद ही आ गया। मैं तो यही कहूँगा, आपने जो आलेख लिखा था, वो जो मुझे भेजे थे, जी। उसमें से कुछ चीजें अगर छूट रही हो तो उसे भी कुछ तो शामिल कर लें, आप उसे ढूंढ लें, मेरे सामने ही है, आप जब तक जरा हाँ आप ढूंढ लें। और मित्रों, एक मैं 2 कविताएं सुनाता हूं, एक ऐसे स्वर की जो किस तरह से एकला चलो रे में विश्वास करता है। ममता कालिया जी के भीतर का जो लेखक है वह किन किन चीजों को देख रहा होता है, ऐसी 2 कविताएं मैं सुनाता हूं। इसी श्रृंखला से 50 कविताएं जो श्रृंखला है वाणी प्रकाशन की, जिसमें ममता कालिया जी की 50 कविताएं हैं, तो 2 कविताएं सुनाऊंगा। पहले एक सुनिए, सिर्फ शरीर, और उसके बाद एक और सुनाऊंगा। ये दोनों कविताएं अलहदा स्वर की हैं। क्या बात, और बहुत टिप्पणी करती हैं हमारी हरकतों पर, मैं यही कहूँगा। और वे हरकतें, खासतौर से सिर्फ शरीर, वे हरकतें हमसे हमारा ही कितना नुकसान करवा लेती हैं, यह कविता इसी का बयान करती है। ममता कालिया की कविता सिर्फ शरीर, सुनिएगा। जबकि इतना कुछ मांग सकता था वह उससे, क्या बात, हंसी। जबकि इतना कुछ मांग सकता था वह उससे, हंसी, इरादे, खुशियां और कार्यक्रम, उसने मांगा सिर्फ शरीर, क्या और संतुष्ट सो गया। वाह वाह वाह। जबकि इतना कुछ मांग सकती थी वह उससे, बातें, विचार, विमर्श, किस्से और कहे, उसने मांगा सिर्फ शरीर। उठने के बाद वे दोनों उतने ही अकेले थे, क्या बात, जितने 2 अंधे लैंप पोस्ट।
क्या बात। मित्रों, पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप उसको लास्ट की 2 पंक्तियां दोबारा पढ़ें। उसने मांगा। ममता कालिया किसी को नहीं बख्शती है, ना स्त्री को ना पुरुष को। करेक्ट। पुरुष के लिए भी अगर सिर्फ शरीर महत्वपूर्ण हो जाए तो वह खुद क्या खोता है, ममता जी बतला रही क्या है। बात। और स्त्री के लिए भी अगर पुरुष का शरीर ही सब कुछ हो जाए, वही ध्येय हो जाए, तो वह क्या क्या खोती है, इसे भी बयान करती है। क्या बात। ममता कालिया का लेखक एक तरफा लेखक नहीं है। वह अगर स्त्री की पुरुष की खबर ले रहा है तो स्त्री की भी खबर लेता है। बिल्कुल सही। वह एक ऐसा लेखक है जो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। प्यार भी दोनों को उसी शिद्दत से करता है और फटकार लगाता है तो उस फटकार में भी उतनी ही ताकत होती है। वाह। मैं मित्रों, छोटी सी कविता है, इसको पुनः पढ़ता हूं जी, जी। आनंद जी आपकी अनुमति से। प्लीज। सिर्फ शरीर, करेक्ट। जबकि इतना कुछ मांग सकता था वह उससे, हंसी, इरादे, खुशियां और कार्यक्रम। उसने मांगा सिर्फ शरीर और संतुष्ट सो गया। क्या बात। ये तो पुरुष की कहानी। करेक्ट। इधर स्त्री पे आइए। जबकि इतना कुछ मांग सकती थी वह उससे, बातें, विचार, विमर्श, किस्से और कह कहे। उसने मांगा सिर्फ शरीर और संतुष्ट सो गई। उठने के बाद वे दोनों उतने ही अकेले थे जितने 2 अंधे लैंप पोस्ट। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या मिलन सिर्फ शरीरों का नहीं होता है। मिलन में जब तक आवेग, ऊर्जा, खिलखिलाहट, हंसी, प्रेम, स्नेह नहीं रहे तो वह मिलन किस तरह से अकेलेपन में बदल जाता है, यह इसका उदाहरण। अर्पण भाई, आपने जो बात कही और क्या आपने पहलू उठाया है, और मैं आपको छोटा सा ज्ञानवर्धन देता हूं, हो सकता है शायद आपको ना पता हो। ममता जी की रचना 1960 में छप गई थी। अब इमेजिन करिए जरा, हम अपनी उम्रें देखें जी, जी। और जरा गौर करें इस बात कर। कौन सी रचना? मैं आ रहा हूं, मैं पहुंच जी, रहा हूं। जी। और पहली रचना जो उनकी छपी थी उसका मैं शीर्षक पढ़ता हूं कविता का, प्रयोगवाद प्रीतम। वाह। और मैं जिक्र करूंगा उस 2 लाइनों का, जो एक 2 लाइन की कविता है जिसने पूरे भारतवर्ष में एक तहलका मचा दिया था और कोई हिंदी का पाठक बचा नहीं था जिसको यह ना पता हो कि यह ममता कालिया जी ने लिखा है। उस समय उनका नाम ममता अग्रवाल हुआ करता था, समझ रहा हूं। है ना, अनमैरिड थी वो। ये 1960 के दौरान युवती ममता ने अपनी रचनात्मक और निर्भीक कविता से बड़े बड़े हिंदी साहित्यकारों और संपादकों को अचंभित कर दिया था। वो 2 लाइनें मैं पढ़ रहा हूं, आपके लिए थोड़ी सी शायद नहीं हो। प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है। बिल्कुल जी। प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आया है। खत्म कविता। यह कविता मुख्य पृष्ठ पर छापी गई। आप सोचिए कि यह कविता मुख्य पृष्ठ पर छपी और जो है पूरे देश में जो है ममता जी की पहचान हो गई थी। ये वो कविता है। तो जब मैं ममता जी के ऊपर एक, और इसमें भी युग की जो विडंबना है वह साफ दिखाई दे रही। और युग की विडंबना, वो बिट जो है श्रीलाल शुक्ल जी का मैं पढ़ रहा था, ममता कालिया जी के पहले ही उपन्यास बेघर पर भी बात करते हुए कहते हैं कि भाई इसमें किस तरह से विट आ रहा है, किस तरह से व्यंग आ रहा है। वे कई ऐसे लेखक हैं जो व्यंग को अलग विधा नहीं मानते, उस पर बहस हो सकती है। तो उसी का जवाब देते हुए श्रीलाल शुक्ल यह बात उठाते हैं कि भाई उपन्यासों में, कहानियों में, कविताओं में किस तरह से व्यंग आते हैं। तो ममता कालिया जी का उपन्यास बेघर ऐसा ही एक उदाहरण है। तो यहाँ भी वह जो विडंबना बोध है युग का, वो उसे लेकर आती हैं, और जो सिर्फ शरीर है इसमें भी वही बोध है। और ये जो कविता का सफर रहा उसमें, तो नेचुरली जब ममता जी अनमैरिड थी तो एक युवती के रूप में उन्होंने जब लिखना शुरू किया, तो जो संवेदनाएं हैं उस वक्त की, उसमें उस आजाद ख्याल के ऊपर ममता जी को पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है।
अगर आप उनकी कहानियां भी पढ़ेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे कि जो उनके स्त्री पात्र हैं वो एक, जिसको कहते हैं ना, रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के अगल बगल ही सारे हैं। वो बराबर का जीवन जीना चाहती है, आंख से आंख मिला के बात करना चाहती है और सहयोगी बनती है, वो पति का दोस्त बनना चाहती है, घर चलाती है। घर चला, वो एक अलग खेल जी है। हाँ। मगर हाँ, अगर प्रोफेशनली कोई सक्सेसफुल है वो एक अलग बात है, मगर वो जो जीवन के संघर्ष है उसमें वो पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है। ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया भी और वैसा ही अपने साहित्य में लिखा भी। ममता जी ने एक कविता है जो उनकी आजाद ख्याली और उनकी सोच को बिल्कुल दिखाती है, जो खास तौर से मैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है उसको देखिए कैसा ड्रीम किया उन्होंने उस वक्त, एक लड़की की आजादी पर। लड़की, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की समझदार है और सहनशील। वो दीवार पर लगाती है खूंटियां पढ़ाई लिखाई और रोजगार की। देखिए क्या दृश्य है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की समझदार है और सहनशील। वो दीवार पर लगाती है खूंटियां पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव धरती दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। बहुत खूब, बहुत। इससे अच्छी व्याख्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियानों को, ये मतलब एक तरह से अद्भुत कविता है। अद्भुत एक युवती के रूप में, एक लड़की के रूप में जो उनके विचार थे। और देखिए कैसे उस 50s 60s की लड़की ने, ये देखिए क्या जीवन जिया है कि किस तरह पढ़ाई मुकम्मल की, प्राचार्य बनी, हिंदी का लेखन किया, संपादन किया, कविता, और अकेली इस कविता से कितनी लड़कियों ने प्रेरणा ली होगी। करेक्ट। और ये आज भी बिल्कुल वही हो रहा है। स्त्री सशक्तिकरण की एक बेहद महत्वपूर्ण कविता, और दीवार टूटी भी नहीं और लड़की दीवार फांद भी गई। और उसके लिए दीवार जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, दीवार को ही अनस्तित्व बना देती है। क्या बात और क्रांतिकारियों की भी खबर लेती है कि हर चीज को तोड़ना क्या, हर चीज में तोड़ना कोई जरूरी है क्या। उस ऐसा अपना कद कर लो कि वह दीवार जो है उसकी कोई जगह ही नहीं रहे, उसकी ऊंचाई तुम्हारे लिए खेल बन जाए, उसको पार कर जाओ। और इनकी जो स्त्री विमर्श जितना भी वो बहुत ही पॉजिटिव है, संरचनात्मक है, और जिसको हम कहेंगे कि बिल्कुल निगेटिव बात नहीं करता। जैसे ये दीवार तोड़ने की बात नहीं करी उसने, दीवार पर रास्ता बनाने की बात करी कि कैसे उसने ज्ञान की बिना तोड़े हुए किसी रुकावट को जो है पार कर जाना, बिना तोड़े हुए किसी भी बाधा को, बिना शोर किए हुए, बिना कोई अतिशय वक्तव्य दिए हुए, चुपचाप अपनी मेहनत से जब आप अपना कद ऊंचा कर लेते हैं या उसका मन बना लेते हैं, तब ऐसी कविताएं जन्म लेती हैं और उनका रचा जाना सार्थक होता है। और समाज को बहुत बड़ा बदलाव, अगर आप इनकी पूरे रचनाक्रम को देखें तो आज जिस शीर्ष पर ममता जी बैठी हुई हैं, उनका जो संकलन है वो ऐसा संकलन है कि मतलब पाठ्यक्रम का तो हिस्सा वो पहले से ही है। और हमें अच्छा लग रहा है आनंद जी कि ममता जी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, इस संवाद को सुन रही हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं हम। अरे हम भी उनको, ममता जी को प्रणाम करता हूं मैं। और एक आखिरी बात अगर मैं इसमें जोड़ूं, आखिरी तो क्या है, अनंत है उनके किस्से और उनके ऊपर बोला जा सकता है। बहुत ताज्जुब होता है ये देखकर कि आज एक इतने तवील सफर पे और इतने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के बाद भी हमें ये चेतना नहीं है हमारे समाज या राजनीतिक समाज को कि पद्मा अवार्ड्स जैसे अवार्ड से ममता जी जैसे साहित्यकारों को नवाजा जाए। आज अगर आप पद्मश्री और पद्म विभूषण की लिस्ट देखते हैं तो कई बार आप स्वयं भी हंस देते हैं कि अरे मुश्किल से इतना सा कैरियर और पद्मा अवार्ड्स मिल गए। तो अब अवार्ड्स की राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, बट मैं इतना कहना जरूर चाहता हूं, हिंदी की ग्रोथ के लिए, साहित्य की ग्रोथ के लिए ऐसे साहित्यकारों को उनके जीवन में ही पूज लेना, सम्मान दे लेना, अपने स्वयं का सम्मान होगा, हिंदी का सम्मान होगा।
तो ममता जी की रचनात्मकता यूं ही चलती रहे, उनकी अनंत ऊर्जा इसी तरह बरकरार रहे और हम सब उनके साहित्य को हम पढ़ते रहे। निरंतरता से आप लिख रही हैं। जब मैं जाता हूं उनके घर तो मैं देखता हूं 2-3 कहानियों पे और उपन्यासों पे आज भी वो एक साथ काम कर रही हैं। उन्होंने जो ये संस्मरण लिखना शुरू किए, गालिब छुट्टी शराब के बाद कालिया जी के बाद जो उनके 2 संस्मरण आए, जिसमें जीते जी इलाहाबाद और कितने शहर करके जो एक उनकी संग्रह है, कितने शहरों में कितनी बार, तो उसमें कलकत्ता तक की यात्रा है। और मेरा सौभाग्य है कि इलाहाबाद में के प्रवास के बाद ममता जी निदेशक के रूप में वागर्थ कलकत्ता चली गई। भारतीय भाषा परिषद वहां उन्होंने ज्वाइन किया था और वो वहां पे रहा करती थी अपने ऑफिस के बिल्कुल बगल में, या ऑफिस के ऊपर ही कुछ उनका निवास स्थान था उनका पूरा। और रविंद्र कालिया साहब वहां संपादक के रूप में जुड़े हुए थे वागर्थ से ही। और मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं चंडीगढ़ से ट्रांसफर होकर कलकत्ता पहुंच गया। और देखिए इलाहाबाद का छोटा साथ फिर वहां पर साथ हो गया। अब वो फिर शाम की महफिलें, घर का आना जाना शुरू, मगर रोल बदल चुके थे, थोड़ा सीरियस रोल था। आप कब शिफ्ट किए कलकत्ता? मैं कलकत्ता गया 2005 में। और कब तक रहे वहां? मैं फिर रहा 8 साल। अच्छा। तो कालिया दंपत्ति फिर वहां से शिफ्ट हुआ दिल्ली, क्योंकि रविंद्र कालिया साहब ने ज्ञानपीठ ज्वाइन कर लिया था। जी। अब अगर आप मुझको कलकत्ता वापस ले गए तो एक छोटा सा रोचक किस्सा मैं आपको सुना देता हूं। वो ये है अर्पण भाई कि जब भी मैं कलकत्ता से मीटिंग के लिए कभी कभी, ज्यादातर तो हम बंबई जाते थे, मगर एक बार दिल्ली में मीटिंग पड़ी। कालिया साहब उन दिनों शायद राजेंद्र नगर मोहल्ला था या क्या, मतलब एनसीआर शिफ्ट नहीं हुए थे। अच्छा। वहां पे शक्ति नगर हमें बहुत याद नहीं आ रहा है। और शायद शक्ति नगर ना रहा हूं, शुरुआत में रहे हैं। हाँ, वहां तो वहां पर ये दोनों रहते थे, बच्चे तो अपने। ममता जी हमें कमेंट्स देके कर सकती हैं अपडेट। जी हाँ जी। तो वहां पर आप दोनों थे। इतवार का दिन था, 15 अगस्त का दिन था, और मेरी मीटिंग 16 तारीख को थी। तो मैं 15 को इसलिए भी गया कि मुझे कालिया साहब से मिलना है, ममता जी से मिलना है। तो मैंने फोन किया कालिया साहब को। अब जरा देखिएगा, इसमें दोनों के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैंने कालिया साहब से पूछा, कालिया साहब मैं आ रहा हूं अंकल दिल्ली आपसे मिलने, कलकत्ता से क्या लेता हूं? यह प्रश्न इसलिए था कि आप कलकत्ता से शिफ्ट किए थे कई वर्ष रहने के बाद। तो मुझे लगा जैसे आप इलाहाबाद से जाए तो कोई पूछे इलाहाबाद से कि क्या ले आए, यार वो हरी नमकीन के समोसे ले आना या फलानी चीज ले आना। तो ज्यादातर खाने की चीजें हम लोगों को याद रह जाती हैं, या कोई और चीज। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अंकल बोलेंगे कि यार वो छेने के रसगुल्ले ले आना या संदेश ले आना। तो बोले नहीं आनंद, ऐसा है कि नहीं कुछ खाएंगे तो नहीं, और खाने का कुछ नहीं चाहिए। और तो मैंने कहा बताइए मैं क्या ले आऊं कलकत्ता से? बोले प्रज्ञा उनकी बहू, बोले बहू ने एक ये साउंड सिस्टम प्रेजेंट किया है, अब ये पेन ड्राइव से गाने बजते हैं इसमें। तो मैंने कहा हाँ सर, MP3 के बाद अब और म्यूजिक डिस्टॉर्ट हो रहा है और अब ये पेन ड्राइव में अवेलेबल। बोले एक काम करो, एक पेन ड्राइव में जो है कुछ संग्रह दे दो मुझे, क्योंकि मेरे पास तो कैसेट्स थी, तो अब कैसेट कौन सुनता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कालिया साहब से पूछा क्या सुनेंगे? तो कालिया साहब के 2 जवाब परमानेंट होते थे, यार उसमें बेगम अख्तर डाल दो गजलें, और लता मंगेशकर के गाने कुछ हो जो 40s 50s के हैं। यानी उनको बरसात फिल्म और आवारा फिल्म वाली लता मंगेशकर, महल फिल्म आएगा आने वाला, उसमें लता जी की आवाज बहुत बहुत ज्यादा महीन हुआ करती थी। तो ऐसी आवाज के गाने लता जी के वो बहुत सुना करते थे, उनको बहुत पसंद थे। तो बोले वो आप पेन ड्राइव में वो संग्रह दे दीजिए। तो मैंने एक पेन ड्राइव में संग्रह पूरा MP3 पूरा भर दिया। अच्छा, मेरा शौक था रिकॉर्ड से वो कैसेट पे आया, कैसेट से वो MP3 में आया। मेरे पास किसी भी एक संग्रह के कई रूप है, तो उसमें मैंने खट से MP3 उसमें पेन ड्राइव में डाल के पहुंचा इनके यहाँ। तो ममता जी तो तुरंत अपना चाय और नाश्ता और खाना, आनंद खाना खा के जाना, पूरी व्यवस्था में लग गए। हम कहा नहीं ममता जी पहले आप बैठिए। मुझे ममता जी की एक पसंद का पता है जो वो खुलेआम बताती भी है। गुलजार साहब की बहुत बड़ी फैन है ममता जी, और ममता जी को गुलजार साहब की रचनाएं, गाने, नज़में, त्रिवेणी सब बहुत पसंद है। उन्हीं दिनों गुलजार साहब का एक एल्बम आया था, तो मैंने उसको भी उसमें संग्रहित कर दिया। और उसके बाद हम लोग बैठ गए, कालिया जी बैठे हुए थे। कालिया जी बीमार पड़ चुके थे, मगर होम्योपैथिक से उनको कुछ फायदा हुआ बीच में, तो बड़े उत्साहित थे कि मेरी दवा काम आ गई,
मेरा काफ़ी इलाज ठीक हो गया और मैं अभी काम कर रहा हूँ बिल्कुल आसानी। तो उस स्थिति में वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, जहाँ तक ध्यान आ रहा है सिगरेट पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे, मगर उंगली में शायद सिगरेट थी उनके, और बीच में वो काफ़ी दिन सिगरेट ऐसे फंसा के रखते थे, पीते नहीं थे, जिसमें आदत भी बनी रहे और पीना भी ना पड़े। तो पेन ड्राइव लगी, अब पेन ड्राइव दी है तो इसका मतलब उसको टेस्ट भी किया जाएगा, तो तुरंत साउंड सिस्टम में लगा के पेन ड्राइव बजानी शुरू करी। तो एक आध बेगम अख्तर की गजल बजी, बातचीत होने लगी। उसी बीच हमने ममता जी से बोला, ममता जी इधर आइए, और बैठ गई ममता जी पास में। हमने कहा ममता जी ये गुलजार का एल्बम आया है, इसमें गुलजार की कमेंट्री सुनिए और कविताएं सुनिए। तो हम लोग कुछ सुनने लगे और जगजीत सिंह की भी उसमें गजलें थी, ऐसा कुछ था। तो वो सुनना सुनाने का सिलसिला, ममता जी गुलजार प्रेमी, मैं भी बहुत बड़ा फैन, अब दोनों लग गए सुनने। कालिया जी थोड़ा सा इग्नोर हुए। अब कालिया जी से लहा नहीं जाए कि आनंद आया, बात नहीं कर रहा है, वो ममता और ये लोग जो है चिपक गए, लोग गुलजार गुलजार खेल रहे, तो सुन रहे। तो उन्होंने करीब 15 मिनट मुश्किल से बर्दाश्त किया होगा, और उसके बाद जो है उन्होंने कब चुपके से अपना मोबाइल निकाला, गुलजार साहब को फोन लगा दिया और फोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया और उनसे बोला गुलजार साहब से, अरे भाई गुलजार साहब ये मेरे मित्र आए हैं इलाहाबाद से, आपके बहुत बड़े मुरीद हैं, आप जरा इनसे बात कर लीजिए। अरे आप सोचिए, जो जिसका आइडल हो गुलजार या फैन में इनका, उनका इतना बड़ा, वो मैं तो हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। अरे उनका क्या करते हैं आप, अरे वो बोल भी नहीं सकते, गुलजार साहब लाइव थे उस तरफ। खैर मैंने फोन लिया, मैंने उनको चरण स्पर्श किया और उनको 2 लाइन कही कि आपके करोड़ों चाहने वालों में से मैं भी एक हूं, और आपकी ये रचनाएं जो अभी नई प्रकाशित हुई हैं ऑडियो पे, वो ऑडियो ट्रैक मैं और ममता जी बैठ के सुन रहे हैं। तो गुलजार साहब बोले बहुत अच्छे, और आप कभी बंबई आए तो ऑफिस आइएगा। मैंने बला काटी, गुलजार साहब को मैं कैसे इतनी देर तक बात कर सकता, तो मैंने कहा ये हम सुन रहे हैं, ममता जी यहाँ बैठी है, ममता जी आपसे बात करना चाहती है। अब ममता जी बोली अरे कहाँ चाहते हैं, दो यार। अच्छा, वो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाई, खट से अपना फोन लिया। गुलजार साहब से फिर उनकी एक छोटी सी करीब 3-4 मिनट की बातचीत हुई। ममता जी के वो बहुत बड़े फैन हैं गुलजार साहब खुद, और दोनों लोग बतियाते रहे। तो आप देखिए फिर वो डिस्कनेक्ट हुआ। तो फिर उसके बाद कालिया साहब के कुछ ऐसे कमेंट्स थे, गुलजार साहब के लिए बहुत किया। ज्ञानोदय में निरंतरता से ये एवरी मंथ हर अंक में एक पेज गुलजार साहब की नज्म होती थी, जो गुलजार साहब लगातार उनको भेजते रहे और कालिया साहब लगातार छापते रहे। तो इस तरह वो बहुत बड़े फैन न होते हुए भी, उनके एडमायरर तो थे पर बहुत बड़े फैन नहीं थे, मगर चूंकि ममता जी को बहुत पसंद है गुलजार साहब, इसलिए लो साहब उसमें ज्ञानोदय में भी जो है गुलजार साहब निरंतरता से छपे। ये एक ऐसा कुछ त्रिकोण है जिसको बहुत ज्यादा मैं व्यक्त नहीं कर सकूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, मगर दोनों के बीच का एक जो प्यार है और जो एडमिरेशन है और जो रिस्पेक्ट है, वो कमाल है। ये बहुत सीखने वाली बात है, और ममता जी की यादों का सिलसिला तो रुकेगा ही नहीं। अगर आप अर्पण जी बैठे रहो पूरा दिन, आपको किस्से सुनाता रहूंगा, और ये कभी अंत होने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मैंने एक, जो मेरी ममता जी हैं, हर एक की अपनी अपनी ममता जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप यश से बात करने जाएंगे ना अर्पण, वहां पे आपको एक दूसरा बच्चा मिलेगा, एक दूसरा साहित्यकार मिलेगा और बच्चा भी मिलेगा। हम सबकी उम्र ऐसी थी कि हम सबको कालिया दंपत्ति ने अपना पुत्र ही मान रखा है, बेटा ही मान रखा है। अनिरुद्ध आपका बड़ा बेटा है जो बॉम्बे रहता है, वो भी इमोशनल होता है, कहता है आप तो मेरे घर में हमारे परिवार के बड़े बेटे हैं। तो मेरे जैसे बड़े बेटे वहां कई हैं, ऐसा ना समझिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। वहां पे अखिलेश भाई भी मौजूद है, यश मालवीय भी अवेलेबल है, मनोज है, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक फैन के रूप में जुड़े, उनके साहित्य की रिस्पेक्ट में जुड़े, मगर वो उनके जीवन का भी हिस्सा हो गए और उनके साहित्य का भी हिस्सा हो गए। आप ममता जी और रविंद्र कालिया के संस्मरण जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे हम सब के नाम उसमें जो है बाकायदा किसी न किसी संदर्भ में, रेफरेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ममता जी और कालिया जी ने जिस तरह जिया है इलाहाबाद को, वैसा शायद ही किसी साहित्यकार ने जिया हो, क्योंकि हमको संस्मरण में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार पढ़ने में नहीं मिलते। शायद बच्चन जी का पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद संस्मरण अगर कायदे से देखा जाए तो रविंद्र कालिया और ममता कालिया जी को, जहां तक इलाहाबाद के राइटर्स की बात है, मैं मानता हूं ये। और एक बात मुझे पता नहीं है अर्पण जी, आप बताना चेक करके,
ममता जी को जो इलाहाबाद में एक विशेष प्यार और रिस्पेक्ट है, मतलब आप मानिए कि अगर अखबार में छप जाए कि ममता जी इस कार्यक्रम में आई हुई है, तो मतलब समझ लीजिए 400-500 लड़के लड़कियां फैंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब पहुंच जाते हैं मिलने। ममता जी के हस्ताक्षर चाहते हैं, उनकी किताबों पर उनके ऑटोग्राफ चाहते हैं, उनके साथ फोटोग्राफ चाहते हैं। ये जो स्नेह ममता जी को मिला, जो एक निश्चित रूप से 6 दशकों की उनकी सृजन यात्रा भी है, और हिंदी का चूंकि ये संगम है यहाँ पर, इसलिए ममता जी को एक विशिष्ट पहचान भी मिली। मुझे क्या लगता है कि इलाहाबाद से, मुझे याद नहीं है अर्पण जी, क्या कोई महिला गद्य या कहानीकार हुआ है क्या उनके समय में समकालीन? वो मुझे इलाहाबाद से नहीं याद आता है, क्योंकि मैंने जितना भी मैं जैसे मतलब अपनी शिवानी जी थी तो वो वहां थी, इधर तो थे ही नहीं, है ना। तो ये भी शायद एक बात है कि इतने पुरुषों के बीच में जो साहित्य लिख रहे थे, और कौन कौन से नाम, कहां तक वो नाम गिनूंगा, उस बीच में ममता जी सारा राय लिखती हैं, मगर सारा राय जी भी ममता जी कालिया जी के बाद आती हैं, जो अच्छा। प्रेमचंद की पोती हुई हाँ जी, बहुत अनुवादक छोटी, हैं बहुत छोटी। हाँ, मतलब अभी बहुत वो छोटी। 65 के आसपास की होंगी। तो तो ममता जी तो 20-30 साल का फर्क है, 80, हाँ 80 पार तो वो की जो हैं। 60 और 70 और का भी जो कई दशक- लोग इलाहाबाद से गए हुए, ममता सिंह भी इलाहाबाद में रही हैं, जो रेडियो प्रेजेंटर हैं, यह भी 50 की आसपास की एबई की होंगी, अमूमन 50 बिल्कुल बावन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे और भी लोग हैं, वाजदा, ऐसे और कई लोग। तो एक अच्छी चर्चा रही, और ममता कालिया जी स्वयं लिख रही हैं, आनंद आ गया। और एक बात ये कहूं, मैं सारे साहित्य में और सारी रचनात्मकता में ममता जी की अगर मैं एक बात देख पाता हूं, तो उनकी वो पैनी दृष्टि है जो उनको वो सब खोज लेने में मतलब सपोर्ट करती है या मदद करती है, जो हम आप शायद नहीं देख पाते। और शायद लेखक का भी यही काम है। आप स्वयं अर्पण जी लेखक है, आप मानते होंगे कि लेखक के पास एक पैनी दृष्टि होती है। तो मैं अपनी वार्ता का समापन ममता जी के एक फेवरेट शायर हैं, जो जिसको रविंद्र कालिया और ममता जी स्वयं आपसे मिले भी हैं, उस शायर के एक शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं बात कर रहा हूं फैज अहमद फैज की। वाह। फैज साहब से आप दोनों ने इलाहाबाद में मिले, मेरे पास चित्र भी हैं शायद कहीं। और फैज साहब का एक शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और ये जो नागवार गुजरी है, शायद ममता जी की जिंदगी में कुछ ज्यादा गुजरी है। इसी नागवार गुजरने को जिस तरह उन्होंने सकारात्मक तरीके से और रचनात्मक तरीके से अपनी रचनाओं में ढाला, वो महीन महीन बातें, वो महीन महीन अनुभव और वो महीन महीन भाव भंगिमाओं को जिस तरह वो पकड़ के अपनी कहानी में पिरोए हैं, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं यहां फिर अपील करूंगा सभी सुनने और जानने वालों से कि ममता जी को पद्मा अवार्ड्स जल्दी से जल्दी उनके जीवन काल में मिलना चाहिए। इतना बड़ी साहित्य सेवा शायद ही किसी महिला लेखक ने की है, तो उनका सम्मान जरूरी है। यह हमारे इलाहाबाद के लिए भी बड़े शान की बात होगी। और इलाहाबाद तो ममता जी को जीता है, और ममता जी इलाहाबाद में जीती हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वार्ता को समापन देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ मजा आया होगा, कुछ नई चीजें सुनने को मिली होंगी। मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं ममता जी के चेहरे को यहाँ पर कि वो किस तरह मुस्कुरा रही होंगी, खिलखिला के हंस रही होंगी, और बहुत इस पे वो चर्चा भी करेंगी कि तुमने ये क्यों कहा और ये ऐसा कैसे, मैं तो ऐसी नहीं हूं। ये देखिएगा, निश्चित रूप से उनसे मुझको कमेंट सुनने को मिलेगा। बट उनकी रविंद्र कालिया जी की के जन्मदिन पर आज उनको नमन करते हैं हम सब। और आज ममता जी और रविंद्र कालिया जी पे बात हुई, विशेषकर ममता जी के लेखन और उनके जीवन पर, और मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे अनुज भाई का कि आज आप घर आए और घर में आकर आपने एक माहौल बना दिया। अर्पण जी, ये यादगार समय बीता है मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे भी, मैं मुझे भूल भी नहीं अच्छा पाऊंगा लगा। इस समय को। जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपकी संस्था का ये कार्य कमाल है, बहुत प्रेरणादायी है। और मैं देखूंगा कि कहकशां में भी कैसे इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया जाए। यूं तो यूट्यूब पे हमने संकलन शुरू किया है, बट ये वेबसाइट पे जो आपका संकलन है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के आपने वीडियोस रखे हुए। मैं यहाँ हरिहरन की चर्चा हुई, तो हरिहरन जी भी हमारे यहाँ, जब हमने मुजफ्फर अली पर संवाद किया था तो उसमें आए थे। यहाँ आपने चर्चा
अहमद ये फैज अहमद फैज की हाँ। तो मुनीजा हाशमी जो उनकी बेटी हैं जी, जी। फैज अहमद फैज की, तो मुनीजा हाशमी भी जुड़ी थी उसी मुजफ्फर अली वाले एकाग्र प्रोग्राम में, हाँ, लाहौर से, और भी कुछ लोग जुड़े थे वहाँ। तो एक अच्छा, एक सभी लोगों का सहयोग मिलता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे हम फिल्मकारों पर करें, जिनमें हमने श्याम बेनेगल जी पर किया, मुजफ्फर अली पर किया, और फिल्म लेखकों में शमा जैदी पर किया, और जावेद सिद्दीकी पर किया, या फिर हम दूसरी भाषाओं में जाएं तो डोगरी में पद्मा सचदेव पर किया, वाह वाह। या गुजराती में गुलाम मोहम्मद शेख पर किया, नहीं, अर्पण जी, सितांशु एस चंद्र पर किया। ये कलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। ये यात्रा आपने जो शुरू की है, ये इन विभूतियों को हमेशा जिंदा रखेगी जी, क्यों, ये बहुत बड़ा काम है। इसका जो आप ऑडियो बुक या वीडियो बुक बनाइए और इसको उपलब्ध कराइए सबको, मतलब नेट पे स्पेशली अवेलेबल हो, जिससे कि नई पीढ़ी इन लोगों को जान सके। जी, तो बहुत बहुत साधुवाद जी, आपको। धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग मिलता है तभी यह कारवां आप सभी चल दर्शकों रहा का है। और श्रोताओं का बहुत और बहुत ममता जी आभार। जुड़ी हुई हैं, वे लगातार लिख रही हैं। और एक खास कमेंट कि आनंद आ गया, अरे! तुम्हारी जिंदा दिली ही हमें जिंदा रखती है, जियो। अरे आपको आशीर्वाद भी दे रही हैं। ममता जी, आभार, थैंक यू। हमारे साथ गायत्री जोशी जी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इंदु चौबे जी की आ रही हैं, मीना झा जी की आ रही हैं, जयश्री पुरवार जी की आ रही हैं, और भी कुछ मित्रों की। तो चलिए मित्रों, आज मैं शाम तक इलाहाबाद में हूँ। कोशिश रहेगी कि एक दो और कड़ियाँ यहाँ से हम आज ले पाएँ। समय की सीमा है और वक्ताओं की भी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, त्यौहार भी है, फिर भी हमारी ओर से कोशिश रहेगी। और चलते चलते आज के इस कड़ी में ममता जी की एक और कविता पहेली का पाठ करते हुए हम लोग इस कड़ी को विराम देंगे। तो एक अच्छी कविता, एक बेहतरीन कविता पहेली सुनिए ममता जी की। पहेली मुश्किल नहीं थी, पहेली मुश्किल नहीं थी, मुश्किल थी उसके खानों में पड़ी गिनती। क्या बात, क्या बात। दिखती ही नहीं थी कमरे में, मैंने खिड़की खोली कि लो, मैंने खिड़की खोली, मैंने खिड़की खोली कि लो, पूरब दिशा से सूरज के टेबल लैंप ने मेरे अखबार पर रोशनी की कौंध डाल दी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पहेली मुश्किल नहीं थी, मुश्किल थी उसके खानों में पड़ी गिनती। दिखती ही नहीं थी कमरे में, मैंने खिड़की खोली कि लो, पूरब दिशा से सूरज के टेबल लैंप ने मेरे अखबार पर रोशनी की कौंध डाल दी। क्या बात। जगमगा उठी पहेली, दमकने लगे अंक, खट खट 5 मिनट में पार लग गई पहेली। खट खट 5 मिनट में पार लग गई पहेली। यह जो मैं युगों युगों से हल करती आई हूं, टाइम्स की क्रॉसवर्ड, जीवन की पहेलियां बुझाने में इसने कितनी मदद की है। कितने सवालों का जवाब दे पाई है पहेली। सच यह है कि सभी सवालों से पलायन है कुछ देर के लिए पहेली। क्या बात। सच यह है कि सभी सवालों से पलायन है कुछ देर के लिए पहेली। तो ममता जी की कविता हो, गद्य हो, एक बोलता हुआ टेक्स्ट है और बड़ा अच्छा लगता है, मजेदार, और नए नए प्रयोग वे करती रहती हैं अपनी रचनाओं में। आनंद जी, एक बार पुनः शुक्रिया और धन्यवाद, काफी समय लिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू। और मित्रों, ममता कालिया जी पर एकाग्र की इस नई कड़ी में कोशिश रहेगी कि एक दो कड़ियां हम आज और कर पाएं इसी शहर से। और फिर मैं यहाँ से आज शाम बिलासपुर छत्तीसगढ़ जाऊंगा और वहाँ से भी कुछ प्रोग्राम प्रयत्न होगा कि हम ऑनलाइन कर सकें। आप लोग यूं ही जुड़े रहें, जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि जैसे ही कोई प्रोग्राम शुरू हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।